हेलो फ्रेंड्स, स्किल विद्या स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। और आज देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेके 1947 तक वीडियो में कवर करेंगे और महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये। यहाँ से आपको 30-40 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में और एक ही वीडियो में सब खत्म कर देंगे आपकी हिस्ट्री। और यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम 30 क्वेश्चंस इसके देखेंगे। आज इसमें हम थ्योरी देखेंगे और समझेंगे कि 1885 से लेके 1947 तक भारत आजाद होने में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो स्टोरी के टाइप से यहाँ पर देखेंगे और पढ़ेंगे। बाकी के जो अगला आपका वीडियो आने वाला है उसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपके जो स्टोरी है तो उसको समझ लेते हैं कि देखिए 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर हुई थी। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश के एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था। और स्थापना की बात करें तो 28 डेक और 1885 में यहाँ पर हुई थी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और संस्थापक इसके कौन थे? तो संस्थापक थे एलन ह्यूम थे इसके संस्थापक। और स्थान कहाँ था? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और वायसराय अगर बात करें तो लॉर्ड डफरिंग थे उस समय के जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि जो 1885 में जो फर्स्ट नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अब यहाँ पर बात कर लेते कौन क्या था, प्रथम कौन क्या रहा था। देखिए दादा भाई नेरोजी ने इसके नामकरण किया था। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और किया इससे पहले नाम था भारतीय राष्ट्र संघ। देखिए इससे पहले बात कर ले कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम दिया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेश के अध्यक्ष थे WC बनर्जी थी। और कांग्रेस के मुसलमान अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, तैयब जी थे, तो याद रखिएगा। और प्रथम यूरोपियन जिससे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की चॉर्च थे। और प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की संबोधित किया था वो थी कदम्बनी गंगुली। ठीक है, यहाँ पर कदम्बनी गंगुली थी। और प्रथम यूरोपियन महिला की बात करें तो थी अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की एनी बेसेंट थी। और जिन अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था 1996 को कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। देखिए 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। कहाँ पर? तो कलकत्ता में गाया गया था। ये भी याद रखिएगा, कलकत्ता में गाया गया था 1896 को। ठीक है, अधिवेशन के अध्यक्षता में रहमतुल्लाह, उसके बाद शियानी के स्वयं इसे गाया था। और वंदे मातरम किसने गाया था? रहमतुल्लाह शियानी ने। और वंदे मातरम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से उद्धृत हुआ था। अगर हम बात कर लें कि वंदे मातरम का जो उद्धृत हुआ था या इसको कहाँ से लिया गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास के द्वारा इसको लिया गया था। किसको? वंदे मातरम को। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल विभाजन हुआ। यहाँ पर देखिए बंगाल विभाजन जब हुआ तो हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ने का था। और जब वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे यहाँ पर। और लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, देखिए जब बंगाल विभाजन हुआ तो इसके दो भाग कर दिए गए। सबसे पहले पश्चिमी और पूर्वी बंगाल, जिसमें से आपके बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता हो गए। और यहाँ पर असम और ढाका हो गए। मतलब यहाँ पर आपको इस तरीके से दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 3 दिसंबर 1903 को विभाजन के प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था। और 19 जुलाई जनता के सामने प्रस्ताव इसका रखा गया था। और 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्र में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई थी। और 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध हुआ। और 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जिसमें से बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के नाम से। चलिए अब देख लेते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एक संपूर्ण देश के रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। यहाँ पर 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर 1905 की रक्षा बंधन दिवस के रूप में
भी मनाया जाता है। तो ये भी याद रखना कि शोक दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बंगाल विभाजन के असर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमर सोनार बंगला लिखा। उन्होंने गीत लिखा था अमर सोनार बंगला, ठीक है। यह गीत अब भी कहाँ, बांग्लादेश में गाया जाता है, ठीक है। कौन सा गीत था, अमर सोनार और बंगला। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में कब मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में स्थापना हुई। बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों को एक शिक्षा मंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, इसमें से आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला, ठीक। कौन थे, लॉर्ड मिंटो थे उस समय के वायसराय। आगमन हुआ किसका, मुसलमानों को 1906 में। इस केंद्रीय प्राप्ति व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई और इसकी स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका का नवाब और नवाब मोहिनी उल मुल्क के नेतृत्व में की गई और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग की क्या कर दी, यहाँ पर स्थापना कर दी थी। तो स्थापना किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब, 1913 में, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। देखिए सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर नरम और गरम दल में आपस भिड़ गए। उसके बाद जो नरम दल के अध्यक्ष थे वो थे राम बिहारी घोष और गरम दल के अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर लोग जूते, चप्पल और कुर्सी फेंकने लगे। गरम दल को अंग्रेजों के बहिष्कृत कर दिया गया। यहाँ पर चलिए अब आगे देखिए। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। शहीद खुदीराम बोस भारत के ब्रिटिश शासन के विरोध करने वाले सबसे युवक क्रांति स्वतंत्र सेनानी थे, ठीक है। उनका जन्म 3 दिसंबर 1879 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था और मुजफ्फरपुर के जज को किंग कोर्स को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फर जेल में भेजा गया, जिसे मुजफ्फर षड़यंत्र के रूप में माना जाता है। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जिससे वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र के शहीद बना दिया। 1913 में गदर पार्टी, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया और गदर पार्टी का बनाई गई और गदर जो पार्टी भारत ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था और इस गठन को 1913 में हुआ था और मुख्यालय कौन था, सैन फ्रांसिस्को का और यहाँ पर इसकी स्थापना की थी लाला लाजपत राय और सोहन सिंह और भगवान ने, ठीक है। यहाँ पर इसकी क्या हुई थी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी गदर पार्टी की। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में और 1915 में गांधी जी भारत में इनका आगमन हुआ और 1916 में लखनऊ समझौता हुआ और 1916 में लखनऊ समझौता में अंबिका चरण मजूमदार थे और यहाँ पर पार्टी जो बनी थी नरम दल और गरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता यहाँ पर हुआ था 1916 में। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में प्रारंभ हुआ था। यह प्रथम विश्व युद्ध के प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग को प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीति, शिक्षा और सामाजिक बैठक आदि के माध्यम से शासन प्राप्त करना था, ठीक है। अगर हम मेन बात इसकी बता दें तो संस्थापक कौन थे, तो देखिए यहाँ पर एनी बेसेंट ने मद्रास में रूल की स्थापना की थी और वहीं गंगाधर तिलक ने पुणे में यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। चंपारण आंदोलन 1917 में चंपारण आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए 1917 में चंपारण बिहार के स्थानीय नेता जिसकी नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिलने और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया और वहां के 3 गठिया प्राणी के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी ने इसको चंपारण चलाने के लिए कहा। देखिए
तीन गठिया क्या था, चंपारण आंदोलन में तीन गठिया प्रणाली क्या थी। देखिए इसमें क्या था कि 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में अंग्रेजों ने बगान मालिकों के किसान पर एक करा लिया था कि वो अपनी भूमि के 20 में से 3 हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसे ही तीन कठिया प्रणाली कहा जाता, इसी ही कठिया प्रणाली कहा जाता। क्या कि अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था कि जो नील की जो खेती है वो 20 में से 3 भाग पर प्रत्येक व्यक्ति है नील की खेती यहाँ पर करेगा। तो ये थी, और इसका सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। देखिए इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी गई थी, उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के नाम से बुलाए जाने लगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था, जिसमें से चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों के मिल और उनकी समस्या को समझा। यह विवाद प्लेग या बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे और मजदूरों ने इसका विरोध किया, तो गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा। ठीक है, और खेड़ा आंदोलन 1918 के बाद उसी वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध, किसानों की फसलों को नष्ट हो जाने के बाद भी उनके करों को वसूल की जा रही थी और गांधी जी ने किसानों को लगान न दिए जाने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लगाया माफ देना चाहिए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए गए अनेक कार्य को लेकर भारत में काफी चर्चित थे और इस आंदोलन की सफलता के पाते ही भारत में बड़े नेता के रूप में जाने लगे थे। ठीक है, अब रोलेट एक्ट, देखिए रोलेट एक्ट की बात कर लें तो यहाँ पर इसकी जो शुरुआत हुई थी 1919 में हुई थी। जब 1918 में विद्रोह समाप्त हो गया था तो इसमें 1919 में अंग्रेजों द्वारा रोलेट एक्ट को भारत में लाया गया। तो ये एक्ट जब लाया गया था किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, परंतु उस एक्ट में भारतीय के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी यहाँ पर, जैसे गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे, क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी, गांधी जी भारतीय के विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजों सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, पर ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और बिना ये जो कानून था रोलेट एक्ट, बिना अपील के, बिना वकील के और बिना दलील के ये कानून बना दिया गया था, जिसमें से बहुत से जो भारतीय थे ये नाराज थे इस कानून को लाने से। देखिए इसके बाद जलियांवाला हत्याकांड कब होता, तो 1919 में होता। देखिए पंजाब के दो लोकप्रिय नेता सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए दो यहाँ पर नेता थे जो गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद क्या हुआ था, जनता का आक्रोश तेज हो गया था, कई जगह हिंसाएं हुई थी। इसमें जो गिरफ्तारी हुई थी तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। तो अमृतसर जो शहर में 13 अप्रैल 1919 में इसको शाम को 5 बजे जलियांवाले बाग में विशाल सभा में रोलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। देखिए यहाँ पर भाषण चल रहा था, तभी सैन्य अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर ने फौज द्वारा भीड़ की गोली चलाने का आदेश दे दिया था। यहाँ पर जो गोली चलाने का यहाँ पर आदेश दे दिया गया था। यहाँ पर इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की, तो यहाँ पर उसका भाषण चल रहा था और भाषण चलने के बाद तो यहाँ पर जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। रेजिनाल्ड डायर थे, तो यहाँ पर बहुत से लोग मारे गए थे, जिसमें से संख्या थी लगभग 1500 की बात की जा रही लोग मारे गए, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 370 और घायलों की संख्या 1200 बताई गई थी।
जबकि यहाँ पर 1500 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने क्या किया था, केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी और वहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की भी उपाधि थी जो अपनी वो लौटा दी थी इस घटना के बाद, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जनसंख्या में भारत के लोग थे जो मारे गए थे। देखिए, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 और 1922 में। उस समय तुर्की के खिलाफ के सारे विश्व मुसलमानों के धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों को द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता था और अंग्रेजों उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत मुस्लिम के अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। जो बुरा व्यवहार किया जाता था उसके लिए खिलाफत आंदोलन का यहाँ पर शुरू किया गया था। और इसकी बात कर लें तो ये किसने चालू किया था, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को सहयोग किया, क्योंकि मुसलमानों को भी भारत अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन को जोड़ना था। प्रारंभ में इस आंदोलन में नेतृत्व अली वधव और शौकत अली मोहम्मद द्वारा किया गया था, परंतु बाद में खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व गांधी जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। चलिए अब आगे देख लेते हैं असहयोग आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन, इस घटना को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई और यह गांधी जी का भारत का प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन रहा था। ठीक है, इससे पहले जो आंदोलन हुए थे वो बड़े नहीं थे, ये आंदोलन सबसे बड़ा था। 1920 में गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था। इस आंदोलन में अहिंसा होना था, जिसमें भारतीय को अपनी किताबों को त्याग करना, सरकारी शिक्षण संस्थान, सरकारी और सेवा, विदेशी सामान, चुनाव का बहिष्कार करना था और करने का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। देखिए, यहाँ पर बहिष्कार करना था किसका, सरकारी जो सामान थे, विदेशी सामान था, उसको बहिष्कार करना था इस आंदोलन में। चोरा चोरी कांड, देखिए चोरा चोरी कांड जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न आते कि 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था और 5 फरवरी गोरखपुर, देखिए गोरखपुर जो है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, चोरा चोरी किसानों के एक जुलूस वाले गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी यहाँ पर मारे गए थे। जुलूस जो निकला था चोरा चोरी कांड के लिए, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, एक यहाँ पर पुलिसकर्मी या बात कर लें थाने को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी थे वो मारे गए थे। तो यहाँ से चोरा चोरी कांड की शुरुआत हुई थी। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक देते हुए देखा, इसके समाप्त करने का निर्णय लिया और परंतु इस सहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले के आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी, के द्वारा फैसले का राष्ट्रीय संकट कहा गया था। इसके साथ कई नेताएं जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का फैसला या आलोचना यहाँ पर की थी, परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे और भारत में के बाद सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। अगला है स्वराज पार्टी। 1923 में स्वराज पार्टी आई थी। देखिए स्वराज पार्टी, इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी के विचारों से सहमत नहीं रह सकते थे। ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत, एक नई पार्टी की स्थापना करने का यहाँ पर निर्णय लिया था। इस क्रम में चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की यहाँ पर स्थापना हुई थी। नई पार्टी की स्थापना हुई थी कौन सी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, और इसकी जो स्थापना की थी वो थी मोतीलाल नेहरू। उसके बाद चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की थी। देखिए 1924 में बेलगांव महात्मा कांग्रेस या 40वां अधिवेशन और एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पर जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसमें अध्यक्ष कौन बने थे, तो महात्मा गांधी यहाँ पर बने थे 1924 में। देखिए साइमन कमीशन, देखिए साइमन कमीशन 1928 में भारत में इसको लाया गया था। 3 फरवरी 1928 को मुंबई विलायत में मुंबई पहुंचा। इसके बाद स्वागत
हड़ताल से हुई और कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडे और साइमन कमीशन वापस लाओ नारे के साथ विरोध यहां पर किया गया था। और साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जब पुलिस के लाठीचार्ज के कारण ही कुछ दिनों के बाद लाला जी की मृत्यु यहां पर हो गई थी। ठीक है। 1929 में लाहौर लाल नेहरू पूर्ण स्वराज की यहाँ पर मांग की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में। और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को यहाँ पर निकाली गई थी। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च निकाली गई थी, जिसमें से यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू की और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम को लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्र के 7-8 सहयोगियों को भाग लिया था और इसकी दूरी जो थी 241 मील की थी। देखिए बात कर ले दांडी मार्च की। तो दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च 1930 को यहाँ पर शुरुआत हुई थी दांडी मार्च की, और ये गांधी के द्वारा यहाँ चलाया गया था, जिसमें से 78 लोग सहयोग थे और 241 मील की ये थी यात्रा की गई थी। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 12 नवंबर 1930 को लेकर इस तक चला था। सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित किया गया था। इसके बाद जो इसमें ब्रिटिश थी, सम्राट की चर्च पंचम थी, और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकॉनडोल। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डार्विन थे। सम्मेलन में कुछ 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और उसके बाद ब्रिटिश राजधानी दलों को 16 प्रतिनिधि, देश रियासतों को 16 प्रतिनिधि, और ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता थे, और कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था। चलिए अब आगे देख ले। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 7 दिसंबर 1931 को शुरू हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। इस सम्मेलन में लंदन में भी हुआ था। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में भी ये सम्मेलन किया गया था। और ब्रिटिश सम्राट थे, यहाँ पर सम्राट थे चार्ल्स पंचम थे, और ब्रिटिश की जो प्रधानमंत्री थी वो थी मैकडोनाल्ड थी, और वायसराय लॉर्ड थे वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन थे। तो यहाँ पर ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर संपन्न हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस के प्रतिनिधियों में महात्मा गांधी एवं कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। महिला प्रतिनिधि सरोजिनी नायडू बेगम, जहां आरा शाहनवाज, और राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि थी मदन मोहन मालवीय थे, और दलित वर्ग के प्रतिनिधि थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर थे। और मुसलमानों के लिए यहाँ पर थे आगा खां, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना थे यहाँ पर। देखिए अगला है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 26 दिसंबर 1932 में हुआ था। गांधी जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने के बहुत दुखी हुए और 20 दिसंबर 1932 को पूना कर दिया, या कहेंगे इसको प्रारंभ कर दिया था पूना पैक्ट को। और मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गोपालाचारी थे के प्रशंसों में पूना की गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य से समझौता यहाँ पर हुआ था। किसमें? पूना पैक्ट में। समझौता के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया था, और यहाँ पर प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें जो थी 31 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। इस समझौते में गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, तो पूना पैक्ट किसके द्वारा हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के द्वारा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन। देखिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 में 24 दिसंबर 1932 को लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें ब्रिटिश सम्राट के चार्ल्स पंचम ने, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी मैकडोनाल्ड थी, और वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन
ठीक है, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इंदौर की लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। देखिए, भारत सरकार के अधिनियम 1935 और ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया और 1947 में यह लागू किया गया था। ठीक है, अब 1935 में क्या हुआ था कि लॉर्ड लिथलैंगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चायल समिति की रिपोर्ट पर आधारित था और वहीं पे 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। इसमें से 1 सितंबर 1929 में 2 सितंबर 1945 तक चलाना था। 1940 में मुसलमान लीग की 1940 में हमारे देश में पाकिस्तान की मांग की थी। कब मांग की गई थी? तो 1940 में भारत में ये मांग की गई थी कि अब 2 देश बनाए जाएं, एक तो भारत हो गया और दूसरा क्या हो गया, पाकिस्तान की मांग की गई थी। इसके बाद यहाँ पर 1942 में क्रिप्स मिशन की स्थापना हुई। 1942 में भारत में लाया गया और क्रिप्स ब्रिटिश के चर्चिल में श्रेय मंत्री थे और क्रिप्स मिशन 22 मार्च को 11 अप्रैल तक 1942 तक भारत में लाया गया था और इसे उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय करना था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसके बाद कांग्रेसों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे नेताओं को गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया। जिसमें से भारत आंदोलन जब चलाया गया यहाँ पर तो जितने भी बड़े नेताएं थे उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया 1942 की में। गांधी जी के करके आगा खां पैलेस को कैद करा गया था। थी कि इस आंदोलन को दमाने की या इसको दमन कर दिया जाए, मतलब भारत आजाद ना हो, परंतु इस आंदोलन की दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में यह आंदोलन जारी रखा। इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन को में खूब सहयोग किया था। इस आंदोलन में भारत के अंतिम सबसे बड़े स्वतंत्र संग्राम लड़ाई में यह बना था। उसके बाद 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें से शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत के शिमला वायसराय थे लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेता के बीच एक बैठक थी। यह वेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन 25 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक चला था। सम्मेलन विफल साबित हुआ था। ठीक है, अब है 1946 को कैबिनेट मिशन। देखिए, कैबिनेट मिशन की बात कर लें तो भारत के लिए संविधान के निर्णय के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौता यहाँ पर पहुंचाना था या एक संविधान बनाने वाली संस्था तैयार करना था या प्रमुख भारतीय दलों के सार्थक से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना था। इसके बाद 1947 में तो ब्रिटिश भारत के जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, देखिए जब भारत आजाद होने का समय था 1947 में, तब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत लाया गया और 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड बेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। तब भारत को यहाँ पर विभाजन करने का अनिवार्य यहाँ पर घोषणा कर दी गई थी कि भारत का 2 भागों में विभाजन किया जाए। देखिए, लॉर्ड बेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश यहाँ पर बन गए थे। एक भारत और दूसरा क्या, पाकिस्तान यहाँ पर बना दिया गया था। फिर इसके बाद क्या, 1947 की लड़ाई के बाद भारत आजाद हो गया था, जो 1885 से लेके 1947 तक थी। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब आप सभी नहीं करते तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। 32 मिनट की वीडियो, 32 मिनट की वीडियो।